वेलकम बैक एवरीवन। 30 क्वेश्चन जो हो गए थे, अब 31 से हम इसमें 50 तक कवर करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही कथन है। 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, यह पुरस्कार बानू मुश्ताक के कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को मिला है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। इस पुरस्कार के लिए 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलती है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए है यहाँ पर। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है, कन्नड़ कहानी संग्रह है हार्ट लैम्प, और बानू मुश्ताक को मिला है, भारतीय लेखिका, और अंग्रेजी में अनुवाद किया दीपा भास्ती ने। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, जो लेखक और अनुवादक के बीच, लेखक यानी बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती के बीच बराबर बराबर ये बांटी जाएगी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों। डी है इसका आंसर। ठीक है, ये 25 वाला 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था वो मिला था। उपन्यास का नाम है कैरोस, और जेनी अर्पनबैक लेखिका, और अनुवादक का नाम है माइकल हॉफमैन। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को मिला है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। हार्ट लैम्प इस पुरस्कार को जीतने वाली कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। बानू मुश्ताक की बात करें तो कर्नाटक की लेखिका, वकील और कार्यकर्ता हैं। 50,000 पाउंड की राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी या की जाती है। लेखक यानी दीपा भास्ती, लेखक यानी बानू मुश्ताक, और अनुवादक ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में कन्नड़ से दीपा भास्ती ने। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। अमन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। यह फरवरी 2025 में हिंद महासागर में आयोजित किया गया। ये आयोजित हुआ। देखिए, अमन जो है ना, ये है पाकिस्तान का, भारत की नहीं, पाकिस्तान की नौसेना का है। और पाकिस्तान इस अमन 2025 में पाकिस्तान शामिल करता है चीन को, अमेरिका को, ठीक है, ऐसे देशों को। हिंद महासागर में नहीं हुआ, है गलत है। सही कोई भी नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। ठीक है, इंडियन ओशन में क्या होगा पाकिस्तान का? तो कराची में किया गया। फरवरी 2025 में पाकिस्तानी नौसेना द्वारा एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 2025 आयोजित किया गया। इसका आयोजन कराची में किया गया, और इसमें चीन, बताओ, अमेरिका भी है इसमें। चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, इटली, जापान और मलेशिया जैसे देशों के सैन्य जहाज शामिल हुए इसमें। नंबर 33 पर आ जाइए। 21 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम या विषय क्या था? किसी की भी थीम या विषय पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो विषय है वो है वन और भोजन, यानी फॉरेस्ट एंड फूड। सी है इसका आंसर। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ये 2024 का है। 25 का क्या है? वन और भोजन। 21 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। थीम या मुख्य विषय वन और भोजन, यानी फॉरेस्ट एंड फूड। उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का? वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट जो है वो है संशोधित गोकुल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखिए, 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी प्रदान की।
संशोधित योजना को 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के साथ लागू किया जाएगा, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल आवंटन 3400 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट है, ये संख्या को याद रखिए। और फिर कुल आवंटन कितना हो जाएगा बजट का? 3400 करोड़ रुपए, 3400 करोड़, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। संशोधित योजना को 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के साथ लागू किया जाएगा, जिससे 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल आवंटन 3400 करोड़ रुपए हो जाएगा, 3400 करोड़। अब जैसा वो है वैसे ये है। यह है संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के संशोधित संस्करण को मंजूरी प्रदान की। संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, को 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के साथ सशक्त किया गया है, जिससे इसका कुल बजट बढ़कर 2790 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो दोनों में 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की गई है, जिससे एक 3400 हो गया है और दूसरा 2790। 3400 कौन सा हो गया है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम ये हो गया 2790। ठीक है, 19 मार्च को ही 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यहाँ भी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र को विकसित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। उद्देश्य क्या है इसका? डेयरी क्षेत्र का विकास, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, विक्रम 3201 या फिर 3201, कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसरों को किसके सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? DRDO के, CDAC, IIT दिल्ली या फिर सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़। ये माइक्रो प्रोसेसर हैं विक्रम 3201, कल्पना 3201, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से। विक्रम 3201, कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसरों को सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। 17 मार्च 2025 को भारत में ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 का मामला किस शहर में दर्ज किया गया? यह दर्ज किया गया कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, भी है इसका आंसर। देखिए, 17 मार्च 2025 को दक्षिण कोलकाता के गरिया इलाके की 45 वर्षीय महिला में ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 संक्रमण की पुष्टि हुई। HKU1 कोरोना वायरस का एक प्रकार है, जिसे पहली बार 2004 में हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। ठीक है, HKU1 सामान्य सर्दी जुकाम उत्पन्न करने वाले कोरोना वायरस समूह का हिस्सा है। यह गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो इससे डरने की आवश्यकता है नहीं। कभी कभी स्टेटमेंट बना लेते हैं HKU1 गंभीर बीमारी का कारण बनता है, तो वो गलत हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, मार्च 2025 में किस अमेरिकी राज्य की सीनेट ने होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में ऑफिशियली मान्यता दी है, आधिकारिक मान्यता दी है? अमेरिका के 3 शहर जो है होली को आधिकारिक मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क दे चुका है, जॉर्जिया दे चुका है, अभी हाल ही में दिया टेक्सास ने, तो बी हो जाएगा इसका आंसर मार्च 2025 में। मार्च 2025 में टेक्सास की सीनेट ने प्रमुख हिंदू त्योहार होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आधिकारिक तौर पर होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई है।
इस कदम के साथ जॉर्जिया और न्यूयॉर्क के बाद होली को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला टेक्सास तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया है। ठीक है, जॉर्जिया और न्यूयॉर्क ऑलरेडी दे चुके हैं। अगला प्रश्न है, हर साल ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, चिंता का विषय है। 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल ग्लेशियर दिवस, विश्व ग्लेशियर दिवस। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। देखिए, 21 मार्च 2025 को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। ग्लेशियर जो हैं प्रकृति के जमे हुए प्रहरी हैं, बर्फ और बर्फ की विशाल नदियां जो पृथ्वी को तराशती हैं, वही हैं ग्लेशियर। ये पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण मीठे पानी के जलाशयों और ग्रह के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में काम करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियरों में निरंतर गिरावट वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि में योगदान दे रही है। आज समुद्र का जल स्तर सन 1900 की तुलना में लगभग 20 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यानी पिछले 125 सालों में। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वर्तमान स्थलों में से 1/3 से अधिक ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे। और ये सब होगा जो पृथ्वी का औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। 41वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इन्हीं को मिला है ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। इनका नाम है लियू जियाकुन। कौन से देश के हैं ये हैं चीन के। देखिए, मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार चीन के लियू जियाकुन को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को, इस पुरस्कार के तहत विजेता को मिलती है $1 लाख की राशि। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जकर परिवार द्वारा 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार मिला था और पहले भारतीय थे वो इस पुरस्कार को पाने वाले। अब आ जाइए 42वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में। यह 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहले ही वाला करेक्ट है केवल, बाकी सारे गलत। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि मार्च 2025 में वरिष्ठ IAS अधिकारी आशीष खन्ना ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने स्थान किसका लिया है? डॉक्टर अजय माथुर का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जाने तो इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। 16 से 20 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कौन सा सही है? अगर प्रश्न ये बन जाए कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। करेक्ट है दूसरा वाला भी, पहला वाला भी, दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर। तो 16 से 20 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान वह नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। क्वेश्चन नंबर 44, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के संदर्भ में सही कथन है। यह दुर्घटना
15 जून 2025 को 1:38 पर हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त विमान लंदन के गेटविक हवाई अड्डे जा रहा था। यह विमान बोइंग ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था क्या? देखिए, बिल्कुल जो क्रैश हुआ वो एयर इंडिया का विमान था, बोइंग ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, अहमदाबाद से जा रहा था ये लंदन के गेटविक हवाई अड्डे। 12 जून की घटना है ये। ठीक है, याद रखना इसको, 15 की नहीं है। तो क्या पूछा है? सही ये पूछा है, पहला वाला सही नहीं है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। देखिए, अहमदाबाद हवाई अड्डे से 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरा एयर इंडिया का विमान 1 मिनट के भीतर ही क्रैश हो गया। इस बोइंग ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट में मौजूद 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। सिर्फ एक शख्स चमत्कारिक रूप से अपना जीवन बचा पाया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। वर्ष 2025 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रोफेसर गुंटर ब्लाशेल को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यही है गुंटर ब्लाशेल। अब तक 4 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। बिल्कुल, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, इसको जल का नोबेल भी कहा जाता है। गुंटर ब्लाशेल को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अब तक 4 भारतीयों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। उन 4 में से 3 व्यक्ति हैं और 1 संगठन है। तो 4 ठीक है, दोनों के दोनों सही है। सी है इसका आंसर, गुंटर ब्लाशेल। देखिए, 20 मार्च 2025 को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 की घोषणा की गई और यह वर्ष 2025 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी हैं ये गुंटर ब्लाशेल, इनको प्रदान किया जाएगा। उनको बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जल के नोबेल के रूप में जाना जाता है और यह पुरस्कार स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से प्रदान किया जाता है। और कब से प्रदान किया जा रहा है यह प्रदान किया जा रहा है 1991 से। और अब तक यह पुरस्कार 4 भारतीयों को प्रदान किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैं। अब इनमें जो जल पुरुष कहे जाने वाले हैं, राजेंद्र सिंह, वो तो होंगे ही होंगे। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को मिला था यह वर्ष 2015 में। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को मिला था 2009 में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को मिला 2005 में इंडिया के। और डॉक्टर माधव आत्माराम चिताले को मिला 1993 में। तो 3 हो गए इसमें, 1 संगठन है, 4 भारतीय। ठीक है, अब आ जाइए 46वां प्रश्न। अप्रैल 2025 में अपने वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र प्रदान किया, यानी जीआई टैग? कुल 21 को दिया है, बी है इसका आंसर। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा जीआई टैग हो गए हैं यूपी के। देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में अपने वाराणसी दौरे में प्रदेश के 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग का प्रमाण पत्र प्रदान किया। 77 जीआई उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर हो गया है और अकेले 32 जीआई के साथ काशी क्षेत्र दुनिया का जीआई हब है। वाराणसी के 2 विशिष्ट पहचान, वाराणसी तबला और भरवा मिर्च, अब जीआई टैग प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्पाद बन गए हैं। वाराणसी के अन्य उत्पाद जैसे शहनाई, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट और म्यूरल पेंटिंग, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगा बर्फी और चिरई गांव का करौंदा, इन सभी को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो इनके नाम से पूछा जा सकता है किन किन को प्रदान किया गया है, ABCDD बनाकर 1 2 3 4 6 7 में रख के। ठीक है, याद रखिएगा इनका। बनारसी तबला, भरवा मिर्च, शहनाई, मेंटल
कास्टिंग क्राफ्ट, म्यूरल पेंटिंग, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी और चिरईगांव का करौंदा। लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यही है गौरव। देखिए 8 से 10 मार्च 2025 के मध्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का जो वजन है वो 1000 किलोग्राम है। क्या बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सुखोई 30 MKI युद्धक विमान में रखकर इसको जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। तो लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का जो वजन है 1000 किलोग्राम है, दूसरा वाला सही है। इसका सफल परीक्षण किया गया सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से। डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, इन सभी की हेल्प से। 48वां प्रश्न है 12 अप्रैल 2025 को कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। वह थी साहित्यकार, चित्रकार, कथक, नृत्यांगना, संगीतकार। यही है कुमुदनी लाखिया। और इस इमेज में आपको पता चल रहा होगा ये कौन है। यह है कथक नृत्यांगना, पद्मश्री से सम्मानित है, पद्म भूषण से सम्मानित है। 12 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। 95 वर्ष की थी वो। उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी। उन्हें प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं। 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित हैं। 2002 और 2003 में कालिदास पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1987 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। 1982 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। 49वां प्रश्न है 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। कौन थे वो? दारीपल्ली रमैया हैं पर्यावरणविद। ए है इसका आंसर। 12 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। उन्होंने 50 से ज़्यादा वर्ष तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। वह हमेशा अपनी जेब में बीज रखते थे ताकि जब भी खाली जमीन दिखे वहाँ वो पेड़ लगा दें। उन्होंने अपने जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए। उन्हें वनजीवी के नाम से जाना जाता था। वनजीवी के नाम से लोकप्रिय थे दारीपल्ली रमैया। इनके पुरस्कारों की बात करें तो वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1995 में सेब अवार्ड से सम्मानित हैं। वन मित्र अवार्ड से सम्मानित है 2005 में और पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार से सम्मानित है 2015 में। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है अप्रैल 2025 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक 2025 किस देश में आयोजित हुई? ये सब याद रखिएगा। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्रिक्स के संसदीय मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है ब्राजील में। और सब करा दिया है। ठीक है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक 2025 ब्राजील देश में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय भी था कुछ, क्या था वो? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना। और बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ठीक है, ब्रिक्स में 11 मेंबर हो गए हैं अब। और इंडोनेशिया भी परमानेंट मेंबर हो गया जनवरी 2025 से ब्रिक्स का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो ये 20 प्रश्न हमने कवर किए और टोटल 50 प्रश्न हो गए हैं टेस्ट नंबर 115 से लेकर 117 तक। इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट PDF वाली सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल ईयर के लिए।